चलो खैर, जो आप लोगों के लिए बेस्ट हुआ ना वही डिसाइड किया जाएगा, जो आप लोगों के लिए बेस्ट हुआ, क्योंकि आप लोग शायद नहीं देख सकते कि आप लोगों के लिए बेस्ट क्या है। वैसे ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी, मैं तो बड़ा सुकून है ना, सुबह सुबह आना नहीं पड़ा करेगा, सुकून से घर बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें नुकसान किसका है? आप लोगों का। तो इसलिए जो आप लोगों के लिए बेस्ट हुआ वो डिसाइड करेंगे। मैसेज आ गया हुआ है? क्या कहता है कॉलेज? सिर्फ ट्यूसडे की छुट्टी है, यही होना चाहिए था। सो मंडे की छुट्टी नहीं है। मंडे को हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट आने वाला पूरा वीक जो है वो चलेगा। ना ना ना, रिपीट तो मैं करता ही नहीं हूँ। सो कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। शुक्र करो आपको मंगल की छुट्टी मिल गई है। इस कॉलेज से आपको ट्यूसडे की छुट्टी मिल गई है, शुक्र करो इसका। मतलब एक ही छुट्टी हमें ट्यूसडे की, एक संडे की छुट्टी है, ठीक हो गया। मंडे को हमारा कॉलेज है। घर वाले अगर कहें कि बीच में मंडे की छुट्टी कर लो तो उन्हें समझाओ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सीए, और ये इतना आसान काम नहीं है कि मैं छुट्टियाँ भी करूँ और सीए भी हो जाए, ठीक हो गया। वैसे भी अभी एक हफ्ता पहले तो घर से आए हो, कमन क्या हो गया? वो तो इतने उदास हो गया, अब घरों में जाना आप लोगों ने हफ्ते बाद ही। हाँ, वो कहेंगे 4 हफ्ते पहले तो रह के ये हफ्ते बाद ही आ गया, ये कौन सा सीए हो रहा है? हाँ, कि रिजल्ट की छुट्टियाँ आएंगी तब चले जाना खुशी मनाने के लिए। हाँ, केक शेक काटने होंगे रिजल्ट की छुट्टियों पे तो जब चले जाना। ये भी कल भी रिजल्ट आया, पाकिस्तानी सिस्टम का सत्यानाश कर दिया उस रिजल्ट ने कि अबाउट 150 स्टूडेंट, 1100 आउट ऑफ 1100। कैन यू बिलीव दिस कि एक स्टूडेंट भी ऐसा हो सकता है? वो 150 स्टूडेंट ऐसा। अब ये 150 स्टूडेंट को फ्यूचर में आप कैसे पकड़ोगे? इसने तो तबाही कर देनी। मेरे 1100 में से 1100 नंबर थे, मेरे 1100 में से 1100 नंबर थे। सारी जिंदगी इसने यही लगाई रखना है, लेकिन किस सिस्टम से आए ये नहीं देखना, कैसे आए ये नहीं देखना। और इसने आने वाली कौम के लिए एक गंदी रिवायत जो है वो कायम कर देनी है। प्रेशर, वो तेरे भाई बहन के 1100 आए थे, तूने भी इतने लेने हैं। वो सारी जिंदगी बेचारा दब गया, जो इनके पीछे आने वाली पौत है। सारी जिंदगी इन्होंने अपने बच्चों को भी यही रुलाते रहना है कि मेरे 1100 नंबर थे। ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम, कि मतलब 1100 में से 1100 नंबर एफएससी में, मतलब इतना आसान काम है कि 1100 में से 1100 नंबर लिए जा सकते हैं, और वो भी एक नहीं 150 स्टूडेंट। इंग्लिश में आउट ऑफ 102। कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाँ? वो अंग्रेज का पुत्र था, इसलिए उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए कि पेपर में तो तूने 100 ले लिया, तो अंग्रेज का पुत्र है तो 2 नंबर तेरे ही एक्स्ट्रा। कमाल पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। सो हम आगे कैफ 6 में मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, हमें ये पेपर पास करना है तो उस पर फोकस करते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस हम कवर कर चुके और हम बातें कर रहे थे एथिक्स इन बिजनेस की। एथिक्स इन एजुकेशन भी वैसे तो होने चाहिए, लेकिन है नहीं। एथिक्स इन बिजनेस, कि बिजनेस में हमें एथिक्स को फॉलो करना है। एथिक्स बोले तो राइट रॉन्ग को कंसीडर करना है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ जाना है, अनएक्सेप्टेबल मीन रॉन्ग बिहेवियर शो नहीं करना। तो उसमें वाइल मेकिंग डिसीजन आपको क्या करना है? एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है। और कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो हम सीख रहे हैं, ताकि कल को हमने जब बिजनेस में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, तो हम वाइल मेकिंग डिसीजन एथिक्स को फॉलो कर सकें, एथिक्स को फोकस कर सकें। क्यों हम बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, हम बनने जा रहे हैं अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम कैफ के भी पूरे 9 पेपर पढ़ के कैफ पास करने जा रहे हैं, कैफ के 7 पेपर पढ़ के हम कैफ क्वालिफाई करने नहीं जा रहे। हमने कोई एग्जामिशन तो नहीं ना लिया आप लोगों में से किसी ने? कैफ 1 2 की एग्जामिशन वाला तो नहीं कि बंदा यहाँ पे बैठा, एक बंदा बैठा इसको गोली मार दो। इंट्रो पूरी पढ़ी है, पेपर तो नहीं ना दिया आपने? आपने नहीं पढ़ा हुआ। क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट इज जे कर्व? व्हाट इज फिलिप्स कर्व? हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई ना आपने? हाँ, ये कौन कल को क्या फाइनेंस मिनिस्टर बन सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद? नहीं, इस काबिल ही नहीं होगी। इन्होंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, इनको फिस्कल पॉलिसी का नहीं पता, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से बनना है? हाँ, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे ये।
लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की जब बारी आएगी तो ये नहीं बन सकेंगे। अगर बन गए तो पाकिस्तान का जो हाल अब है इससे और तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है। ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, ये खूबसूरती है पाकिस्तान की। इधर मेरिट नामी कोई चीज़ नहीं है, टैलेंट नामी कोई चीज़ नहीं है। हमने 150 स्टूडेंट को 1100 में से 1100 नंबर दे देने हैं। हमने इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट बगैर इकोनॉमिक्स पढ़ाए बना देना। सर असल में उर्दू और बाकी सब्जेक्ट नहीं है ना जिनमें से मार्क्स डिडक्शन होती है। वो लिए नहीं पेपर इन्होंने, वो तो पेपर लिए ही नहीं इन्होंने। मतलब हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स होते हैं। लूज वो कहाँ से करता है? इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी। और इन्होंने क्या किया, उसके आपको उसके अकॉर्डिंगली नंबर दे देंगे, चलो याशी करो। मतलब पूरा FSC कितने पेपर दे के हुआ? 3 पेपर दे के पूरा FSC हो गया। हमने 8 और 8 शायद 16 पेपर दे के FSC किया, इन्होंने 3 पेपर दिए और पूरा FSC भी हो गया और 1100 में से 1100 नंबर भी ले लिए। तब हम पछता रहे होंगे कि हम इतना जल्दी क्यों पैदा हो गए थे। हाँ, 2 साल लेट पैदा हो जाते तो क्या हो जाना था। हाँ, 2 साल लेट पैदा होना चाहिए था ना आप लोगों को, अदरवाइज आपके भी इतने नंबर होते। हाँ, आपसे छोटों के अब आपसे ज़्यादा नंबर है। क्या कहला, आपके छोटों के अब आपसे ज़्यादा नंबर है। पहले आप लोगों की इज्जत थी, वो सारी इन्होंने पामाल कर दी। अगर घर में आपका कोई छोटा बहन भाई अभी FSC किया किसी ने तो क्यों, उसके नंबर ज़्यादा आ गए ना। खैर, एथिकल डिसीजन मेकिंग बिजनेस में हमने वाइल मेकिंग डिसीजन एथिक्स को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? 2 मॉडल्स के थ्रू। एक मॉडल को नाम दिया जाता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, AAA मॉडल, और एक है मॉडल का नाम है टकर 5 क्वेश्चंस मॉडल। टकर 5 क्वेश्चंस मॉडल। कब कौन सा मॉडल अप्लाई करना है? कब कौन सा मॉडल अप्लाई करना है? क्या दोनों अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं? नो। कब कौन सा अप्लाई करना है? आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए, आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शन एक ऑप्शन चूज करने के लिए हमने अप्लाई करना है AAA मॉडल। ये जो सो मैनी ऑप्शन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या ठीक है क्या गलत है, इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा, गंभीर सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस सिचुएशन को क्या नाम दिया जाएगा? एथिकल डायलेमा। ऑब्वियसली जब आप एथिकली सोचना चाहते हो तो डायलेमा भी आएगा। अगर आप एथिकली सोचना ही नहीं चाहते तो फिर कोई एथिकल डायलेमा भी अराइज ही नहीं होगा। तो ये किन लोगों के लिए वर्ड है? जो एथिकली सोचना चाहते हैं, तो एथिकली सोच में वो फंस जाते हैं। कहाँ पे? एथिकल डायलेमा में, मीन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, अनडिसाइडेड सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में, जहाँ पे नहीं पता चल रहा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? AAA मॉडल के थ्रू। AAA मॉडल क्या कहता है? क्या आपने रिजॉल्व करना है कैसे? कोई 7 क्वेश्चंस के थ्रू, ऐसी बात है? सर वो 7 क्वेश्चन क्या थे? व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द, व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द केस। नंबर 2, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड, मीन उसमें एथिकल इशू क्या है, क्यों आप फंस गए हो, मसला क्या है, क्यों अटक गए हो। पहले मसला क्या है, मीन किस चीज़ से रिलेटेड आप डिसीजन लेने जा रहे हो, और फिर एथिकल इश्यूज क्या है, मीन क्या चीज़ आपकी एथिकली इफेक्ट हो रही है, इधर इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर या कंपिटेंस। नंबर 3 हमने क्या देखना है? व्हाट इज द बेस्ट कोर्स, ना व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस। नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज मीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल आपको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री के रूल आपको क्या कहते हैं, नॉर्म्स क्या चल रही हैं जिनको आपने फॉलो करना है, मीन अच्छी चीज़ें क्या हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो वो अच्छी चीज़ें, नॉर्म्स को देखना, कल्चर को देखना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल को देखना या इंडस्ट्री के रूल को देखना, वो क्या है? नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जिसमें आपने गवर्नेंस देखनी है, मीन रूल्स, इंडिपेंडेंस देखनी है कि कहीं वो इफेक्ट तो नहीं हो रही, हम किसी प्रेशर में तो नहीं आ रहे। क्यों नॉर्म्स ये कहते हैं कि हमें बगैर किसी प्रेशर के काम करना है। हमें ओबीडियंस देखनी है किसकी, अपने सीनियर की, क्यों उसे भी हमने फॉलो करना है, वही हमें काम देता है तो उसे भी फॉलो करना है। साथ हमें एथिकल इश्यूज लाइक अपनी इंटेग्रिटी भी देखनी है। साथ हमें देखना है शफाफियत भी, ट्रांसपेरेंसी भी देखनी है। उसके बाद हमने क्या देखना है? अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन कि हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मीन इशू को रिजॉल्व करने के हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हैं, जो शायद स्टार्ट में हमने देखे ही नहीं होते। क्यों? उस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा ना क्या क्या सोल्यूशन है। वहाँ पे शायद एक आध चीज़ में हम फंसे होते हैं। सो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के बाद हमने देखना है क्या? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि इनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है, किसके अकॉर्डिंगली, इन रिलेशन टू
इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज मीन जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन हैं उनको नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज के साथ मैच करना है कि कौन से नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज इसे मीट हो रहे हैं और कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, ताकि वहाँ से आप फिर कंपेयर करके देख सको कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो ज़्यादा नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज को मीट कर रही है। उसके बाद क्या करना है, कंसीक्वेंसीज हमने देखने हैं किसके, ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन थे, ठीक है, हमने नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज के अकॉर्डिंगली तो देख लिया। अब देखना है कि अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे तो क्या आउटकम आएंगे, ये चूज करेंगे तो क्या आउटकम आएंगे, ये चूज करेंगे तो क्या आउटकम आएंगे, कि उसकी बेस पर आपके लिए जो है वो डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा कि हाँ ये बात ठीक है, क्यों, ये नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज के भी अकॉर्डिंगली है और इसके कंसिक्वेंसेज भी पॉजिटिव ज़्यादा मिल रहे हैं, नेगेटिव क्या है, कम है। सो ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई होगा आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस, किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए। टक्कर मॉडल कब अप्लाई होगा, जब हमने एक डिसीजन ले लिया है, एक चीज डिसाइड कर ली है, लेकिन उसे टेस्ट करना है कि एथिकली राइट है या नहीं है, मीन अपना दिमाग जो है वो हमने क्लियर करना है कि ये भी ठीक है या नहीं। तो फिर हम अप्लाई करेंगे टक्कर के 5 क्वेश्चंस। क्या 5 क्वेश्चंस, इज इट प्रॉफिटेबल, क्या देखेंगे कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, इज इट लीगल, क्या ये लीगल है, इज इट फेयर, is it right, and is it sustainable, sustainable mean long term या environmental friendly, क्यों, जो चीज़ environmental friendly नहीं है वो शॉर्ट टर्म तो हो सकती है, ओवर द लॉन्ग टर्म आप उस चीज़ के साथ नहीं चल सकते, आपके फ्यूचर में वो चीज़ छोड़ना पड़ेगी या आपसे छुड़वा दी जाएगी। क्यों, एनवायरनमेंट से हम हैं, एनवायरनमेंट स्टेबल है तो हम भी स्टेबल हैं, और अगर एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है तो हम भी स्टेबल नहीं है। एनवायरनमेंट से ही हमारा बिजनेस है, क्यों, बिजनेस में अगर गुड्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से। अगर हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं करेंगे, मीन वो रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो क्या हमें प्रोडक्शन के लिए मटेरियल मिलेगा, तो क्या हमारा बिजनेस फिर सस्टेनेबल मीन लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एनवायरनमेंट को भी देखना है, और हमने इनके ऊपर कोई 2 क्वेश्चन इसके ऊपर कवर कर लिए, क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन कवर किए ना। एक हमने प्रीवियस लेक्चर में अपोलेंट फर्नीचर वाला किया और एक हमने डेविड हंटर का पार्ट ही किया था, और टक्कर मॉडल पे हमने एक क्वेश्चन डेविड हंटर का पार्ट भी कर लिया था। क्वेश्चंस में अगर हम वापस आ जाएं, प्रॉपर नहीं दिया गया, हाँ उसने बात गोलमोल कर दी। अब हमारी आई कैप बुक के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मैंने वही आंसर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन दे दें, लास्ट वाला डी ऑप्शन बनती है, जो कैथेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से डी ऑप्शन ही बनती है जी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, for 10 very good marks using Tucker models for decision making, assess the factors that should be considered when dealing with the current issue। तो जरा ट्राई करेंगे खुद से क्या इशू है और उसके अकॉर्डिंगली 5 क्वेश्चंस अप्लाई करके देखेंगे। थोड़ी औखी अंग्रेजी है, आई कैप को क्वेश्चन कहीं से उठाते वक्त ये भी सोचना चाहिए कि वो स्टडीज़ अंग्रेज़ों की हैं और वहाँ पे मैच्योर स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए इस तरह की स्टडीज़ लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन। यहाँ पे स्टूडेंट एफएससी के बाद आया होता है रटे रटे लगा के, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी ना कभी पढ़ी होती है ना समझी होती है, लेकिन आई कैप है, कुछ भी कर सकता है, हमें इसके अकॉर्डिंगली चलना है। क्यों, हम सीए कर रहे हैं, बस उन्होंने ये पढ़ा नहीं ना कि क्वेश्चन ये है, क्या उन्होंने सिर्फ एक बुक खोली, उसमें देखा वाओ इस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, कमाल हो गया, कॉपी पेस्ट। ये नहीं पढ़ा किस लेवल पे क्या ये ठीक है। क्योंकि उनको टारगेट मिला हुआ था कि आपने ये बुक बनानी है और आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं उन्होंने देखा कि क्या हमारी कंपिटेंस है ये बुक बनाने की।
जी वो 5 हेडिंग दे के ज़रा साथ टिक क्रॉस लगा के देखें कितनी को समझ आती है आपको। मीन टिक पॉजिटिव, क्रॉस नेगेटिव। टिक मीन ये मीट हो रहा है, क्रॉस मीन ये मीट नहीं हो रहा, ताकि फिर हम इसके ऊपर बहस कर सकें। जी Safe Stores Limited SL is a company engaged in providing wide range of storage services to other companies. So company storage services other companies को provide करती है. 2 years ago, SL rented a property for 10 years in a small city, which is surrounded by agricultural land. क्यों भाई वहाँ पे क्यों बनाया इन्होंने? ताकि एग्रीकल्चर जो है उनकी प्रोडक्ट को स्टोर करने की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करनी है. मीन बिजनेस है वहाँ पे, मीन कस्टमर है वहाँ पे. सो इट बिल्ट अ वेयर हाउस हैविंग ह्यूमिडिटी, लाइट एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ताकि फ्रूट्स वेजिटेबल अगर कोई स्टोर करना चाहता है तो वो फ्रेश रहे. So it also had some sterilized section to store fresh pulps of fruits. This storage facility significantly helped the villagers to store and preserve their produce. Recently, the local court took notice of unauthorized use of amnesty plots of land in the city and issued an order to the authorities to demolish all unauthorized construction and recover the land. यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट को कुछ गलत प्लॉट नज़र आए जो लोगों की कस्टडी में है, लाइक उनकी मलकियत नहीं है लेकिन लोगों ने उस पर कब्जा जमाया हुआ है. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे प्लॉट्स को रिकवर किया जाए, उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग है तो उसको क्रेन्स लेके जाओ, जाके डिमोलिश कर दो. SL through a 30-day demolition notice received at the storage facility. और SL ने जो रेंट पे स्टोर लिए हैं वो बिल्डिंग भी अनऑथोराइज्ड निकली और 30 डेज का नोटिस दिया गया कि इस बिल्डिंग को खाली कर दो, उसके बाद डिमोलिश हो जाएगी. सो SL through a 30-day demolition notice received at the storage facility discovered that the property they rented out was illegally constructed over the plot of land originally allotted by the government for the construction of a school. मीन गवर्नमेंट ने वो प्लॉट दिया था स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस लोकल एरिया के लिए, लेकिन वहाँ पे किसी पावरफुल आदमी ने स्कूल की बजाय वेयर हाउस बना दिए और आगे रेंटल इनकम खा रहा था वो, जो आपने रेंट पे ले लिया. द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्ट अ स्मॉल स्कूल ऑन अबाउट 30% ऑफ द लैंड एंड ऑन द रेस्ट ऑफ द लैंड बिल्ट अ बल्क स्टोर स्ट्रक्चर. तो उसने ठीक है स्कूल बनाया लेकिन पूरी लैंड पे नहीं. मीन जितना बड़ा स्कूल होना चाहिए था लोकल नेशन को फैसिलिटेट करने के लिए उतना उसने नहीं बनाया कि कौन सा कोई देख रहा है यहाँ पे आके. हाँ स्कूल बनाना था तो भी मैंने बना दिया है. SL storage facility was built in the said structure. The demolition notice shocked the management of SL, as a demolition in 30 days can cause a substantial loss of business, cost of damages to clients, and cost of shifting and reconstruction. कस्टमर का भी नुकसान होगा इसमें. क्यों? उनको अगर कोई और नियर स्टोर नहीं मिले तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको भी बेयर करना पड़ेगी. अदरवाइज यहाँ से निकाले तो माल गल सड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा. कंपनी जो है इसका भी बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहा है इससे. मीन इतना इजी नहीं है कि इतनी बड़ी जगह आपको फौरी कहीं और पे मिल जाए और आप अपनी स्टोरेज वहाँ पे अरेंज कर लें. सो यू एज अ CFO स्टैंड्स फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर of SL informed the CEO that in order to minimize the expected losses, SL need at least 1 year to properly plan reconstruction and shifting. हमें 3 माह के अंदर ये काम नहीं हो सकता, 30 डेज के अंदर ये काम नहीं हो सकता, कम से कम 1 साल चाहिए, वरना हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा. कॉस्ट अच्छी बेयर करना पड़ेगी, लॉसेस बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ेंगे. तो बिजनेस गया, हमें 1 माह में ये काम नहीं पॉसिबल. CFO ने अपनी कैलकुलेशंस करके CEO को बताया.
ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ CEO यू मेट विद द लॉयर एंड डिस्कस द वे आउट। तो CEO ने आपको कहा कि फिर किसी लॉयर शायर को मिलो, देखो क्या किया जा सकता है इस नोटिस के अगेंस्ट। लॉयर रिव्यूड द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूडेड दैट दिस इज अ लास्ट केस फॉर द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों? उसने गलत काम किया था, गवर्नमेंट की स्कूल की जगह के ऊपर उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हुई थी, तो इसलिए ऑनर ये केस लूज कर जाएगा, मीन ये प्रॉपर्टी डिमोलिश होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच जाए। लॉस्ट केस फॉर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर एज SL एज ए टेनेंट, किराएदार में बिकम एन एग्रीड पार्टी एंड कैन फाइल एन अपील फॉर 1 ईयर नोटिस टाइम। लेकिन आप इसमें मासूम हो तो आप जो है वो अपील कर सकते हो कि हमें 1 साल का एटलीस्ट टाइम दिया जाए, क्यों इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, हमें तो नहीं बताया गया कि ये कोई इलीगल प्रॉपर्टी थी। However, he was of the opinion that court is likely to issue stay order in its first hearing. हाँ, आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या कि आप उस बिल्डिंग के ऊपर एक तरह के काबिज हो सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, मीन आपको उस बिल्डिंग से निकाला नहीं जा सकता। ये समटाइम किरायादार जो है वो अपने घर का भी स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कि मालिक जो है वो भी आपको फिर नहीं निकाल सकता, और ये पाकिस्तान में सिस्टम चलता रहता है। बट विल कंक्लूड द केस विद इन 1 मंथ, लेकिन केस 1 मंथ के अंदर अंदर कंक्लूड होगा ही होगा। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट कोर्ट वुड नॉट अलाउ मोर देन 3 मंथ्स, और स्टे ऑर्डर भी मिला तो मैक्सिमम 3 माह का मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। He proposed some strategies that can possibly delay the conclusion of the case and resultantly demolition for 6 months. हाँ, मैं कुछ 2 नंबरियां लगा के कुछ 6 माह तक इस केस को डिले कर सकता हूं। कौन कह रहा है? लॉयर। क्यों? इनके लिए केस को डिले करना कितना औखा काम नहीं होता, जिस दिन तारीख होगी जाएंगे ही नहीं, महीने की और तारीख मिल जाती है। अगली तारीख पे जाते हैं, जाके कहते हैं जी वो मैं तैयारी नहीं की, मैं प्रिपेयर नहीं कर सका, बिजी था, बीमार हो गया था, मुझे डेंगू हो गया था, मुझे कोरोना हो गया था। जैसा आप कहेंगे हाँ बात तो जेन्युइन है, चलो 1 माह की और तारीख दे देते हैं। मैं इस तरह से केस डिले करना इनके लिए औखा काम नहीं होता। सो ही प्रपोज सम स्ट्रैटेजीज दैट कैन पॉसिबली डिले द कंक्लूजन ऑफ द केस एंड रिजल्टेंटली डेमोलिशन फॉर 6 मंथ्स। You notice that these strategies include adjournment request on false medical grounds. हम झूठे मूठे जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे जी, ऑनर को कोरोना हो गया था, अंदर पड़ा रहा है महीना पूरा, ऑनर को डेंगू हो गया था, हम इसके तरह के झूठे मूठे कुछ फॉल्स ग्राउंड्स की बेस पर डिले करवा सकते हैं। मीन झूठ ही बोलना है ना जाके। सो exaggeration of cost of damage to client and showing overestimated time and cost for shifting and reconstruction, कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हम तो मारे जाएंगे, लुटे जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए। मीन झूठ बोल के हम टाइम ले सकते हैं। ये आपको रिकमेंड कर रहा है कौन? मिस्टर लॉयर। मिस्टर लॉयर, मिस्टर लॉयर, मिस्टर लॉयर नहीं, लॉयर। सो यू आर प्रिपेयरिंग योर रिकमेंडेशन फॉर CEO ऑन लॉयर्स एडवाइस, और लॉयर्स की एडवाइस पर आप CEO के लिए रिकमेंडेशन बनाने जा रहे हो। तो आपको क्या करना है? सिचुएशन को पहले तो डील करना है ना टकर मॉडल के अकॉर्डिंगली कि ये जो मैं CEO को गाइड करने जा रहा हूँ क्या ये एथिकली राइट भी है या नहीं, प्रॉफिटेबल है? यस, प्रॉफिटेबल है। नुकसान आपका बहुत ज़्यादा है, और इस ऑप्शन पे जाने से आपका नुकसान बच सकता है। 2 बीच में आपको लॉयर केस की फीस भी देना पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो आपके नुकसान से क्या है? कम है। लीगल है? नहीं, लीगल कहाँ से हो गया? हम तो झूठ बोलने जा रहे हैं कोर्ट को। कोर्ट को हम क्या करने जा रहे हैं? झूठ बोलने जा रहे हैं, तो लीगल नहीं है। क्या कहला है? झूठ की बिना पर हम अपनी फेवर में केस लेने जा रहे हैं, एक तरह का फायदा उठाने जा रहे हैं झूठ की बिना पर। फेयर है। अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयर है, अपने क्लाइंट वो जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेयर है। क्या कहला? लेकिन लोकल जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिल्डिंग जितनी जल्दी डेमोलिश होगी उतनी जल्दी उनको बड़ा स्कूल मिलेगा, उस स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो उससे एजुकेशन उस एरिया की जो है वो क्या होगी? और ज़्यादा प्रमोट होगी। क्यों? स्कूल की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे थे शायद वो भी स्कूल जाने के काबिल बन जाएंगे, तो एजुकेटेड नेशन प्रोड्यूस होगी। हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेयर नहीं है। ठीक हो गया? जो है नहीं है, नहीं है, दोनों बातें करनी है, तो ये है और नहीं है। राइट, ह्यूमैनिटी मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्रीकल्चरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राइट नहीं है।
क्यों? बेचारों ने नियर स्टोर मिलने की वजह से ही तो अपनी प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करके यहाँ पे स्टोर की है। क्या ख्याल है? कहीं और वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते तो वहीं पे करते। और वैसे भी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इतना आसान भी नहीं है कि यहाँ से कहीं किसी डिस्टेंट लोकेलिटी पे जो है वो स्टोर लेके अरेंज करके वो मूव कर सकें, और शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। ऑब्वियसली किसी बड़े शहर में जाएंगे छोटे शहर की बजाय, तो वहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट भी हाई आएगी। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट डिसीजन नहीं है, बेचारों की ज़िंदगी की कमाई सारी क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी, डूब जाएगी। क्या कह रहा है? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है, राइट है। अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका भी हमने ख्याल करना है ना। क्या कह रहा है? यहाँ से हो सकता है हमने कोई लोकल जो है वो एम्प्लॉयज़ भी अरेंज किए हुए हैं, और अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं किसी और एरिया में जाते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ तो नहीं लेके जाएंगे ना। क्या कह रहा है? तो उनका भी हो सकता है कोई और सर्वाइवल ना हो सकता है कई एग्रीकल्चरलिस्ट ही अपना काम छोड़ के हमारे अंडर जो है वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, और उनका अपना काम जो छोड़ा है उसमें वापस वो जो है वो शिफ्ट ना हो सके, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट नहीं है, उनकी फैमिलीज भी अफेक्ट हो सकती हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी मोरालिटी को देखा जाए तो एजुकेशन का राइट भी हम अफेक्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर हम केस को डिले करते हैं दिस मीन स्कूल एक्सपैंड होने में डिले होगा, और जितना डिले होगा उतना ही क्या होगा? लोकल नेशन की एजुकेशन भी डिले होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ह्यूमैनिटी मीट नहीं हो रही। तो राइट ठीक है एग्रीकल्चरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लोकल नेशन विलेजर्स उस सिटी के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमैनिटी मीट नहीं हो रही। वैसे भी हम क्या करने जा रहे हैं? कूड़ मारने जा रहे हैं, मीन झूठ बोलने जा रहे हैं, तो उसमें भी ह्यूमैनिटी को हम मीट नहीं कर रहे, मीन डिसीव करने जा रहे हैं। किसको? कोर्ट को। डिसीव करने जा रहे हैं किसको? कोर्ट को। तो उसमें भी मोरालिटी नहीं है। सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर जल्दी खत्म हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा विद इन 30 डेज, तो जितनी भी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे एक तरह के। क्या ख्याल है? और शायद वो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्होंने इनको सेल करके ही और रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने, तो शायद इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि और रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सके। क्या ख्याल है? और रिसोर्सेज प्रोड्यूस ना होना, फूड आइटम्स हैं, तो सूरत में क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रहेगा। लेकिन जितनी जल्दी स्कूल बनेगा, एक्सपैंड होगा, उतनी जल्दी लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, उतनी जल्दी लोग जो है वो पढ़े लिखेंगे, और पढ़े लिखेंगे तो उसके बाद जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सस्टेनेबल नहीं भी है। सो गोलमोल होगी, यहाँ पे भी बात, यहाँ पे भी बात, यहाँ पे भी बात। हाँ, लीगल और प्रॉफिटेबल हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया। उसने क्या कहा था? आपने डिसीजन देना है? नहीं, उसने कहा था फैक्टर्स असेस करने हैं। तो क्वेश्चन भी इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया कि आपने कोई डिसीजन नहीं देना, आपने सिर्फ फैक्टर्स असेस करने हैं। तो वो हमने असेस कर दिया, और असेस का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करना। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने ठीक है कहा प्रॉफिट, लेकिन साथ क्या का कॉस्ट आनी है वो भी हमने मेंशन करनी है, और फिर आपने कंक्लूड किया कि हाँ बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट क्या है? कम है। लीगल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि नहीं? लीगल नहीं है। क्या ख्याल है? क्यों? आप लॉफुल एक्ट करने ही नहीं जा रहे, आप अनलॉफुल एक्ट करने जा रहे हो, कोर्ट को डिसीव करने जा रहे हो, फॉल्स मेडिकल ग्राउंड्स पर आप जो है वो डिले लेने जा रहे हो, फॉल्स मेडिकल ग्राउंड्स पर आप डिले लेने जा रहे हो। उसमें आप शायद कुछ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इनको भी करप्ट करने जा रहे हो, करप्ट बनाने जा रहे हो। तो लीगल नहीं था। हाँ, फिर गोलमोल हो गया, था भी नहीं था, राइट, दोनों बातें हो गई, और सस्टेनेबल में भी दोनों बातें हो गई। चलिए आगे। यहाँ पे जो लीगल का फाइंड है, इसमें स्टे ऑर्डर और एडजॉर्नमेंट की, लेकिन वो कैसे ले रहे हो? झूठ की बिना पर जेन्युइनली आप नहीं ले रहे, या तो जेन्युइन मिल रहा होता ना, मीन आपका राइट है कि आप ले सकते हो, नहीं झूठ बोल के ले सकते हो, वरना नहीं। क्यों? उसने क्लियरली कह दिया कि ऑनर ये केस हार जाएगा, नहीं जी सकता। क्यों? वो प्रॉपर्टी है ही नहीं इसकी, उसमें कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है आपको? यूजिंग टक्कर्स मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, assess the factors that should be considered when dealing with the current issue। तो अगेन आपने पांचों फैक्टर्स क्या करने हैं? असेस करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आए मिलके कवर करते हैं। अर्बन होटल लिमिटेड
UH Urban Hotel Limited, UH is a leading name in the hospitality industry in Pakistan. Hospitality बोलते हैं hotel industry को. UH recently developed executive suites advertised at rupees 36,000 per night. Suites रूम की एक टाइप होती है, कोई लग्जरी टाइप रूम जो होटल के अंदर होते हैं, उन्हें ये स्वीट मीन SUITE, स्वीट नहीं स्वीट, स्वीट इसको बोला जाता है, स्वीट रूम. सो ड्राफ्ट एग्जेक्टिव स्वीट एडवर्टाइज्ड एट रुपीज 36,000 पर नाइट, और उन्होंने प्राइस उसकी रखी हुई है 36,000 पर नाइट. अनफॉर्चुनेटली even after adequate marketing and a high level of comfort, the new room are rarely booked. नहीं, मार्केटिंग अच्छी नहीं की गई, नहीं अच्छी मार्केटिंग के बावजूद, अच्छी कंफर्ट के बावजूद, अच्छी क्वालिटी का रूम होने के बावजूद जो है वो इतनी बुकिंग इसकी नहीं हो रही, शायद प्राइस ज़्यादा होगी. The management is concerned that the standard room are more profitable and the new suites are taking up space and becoming a liability. इन हमने बना तो लिए हैं, इतना पैसा भी लगा के, शायद हो सकता है लोन लेके बनाए हों, लेकिन जो बाकी रूम स्टैंडर्ड रूम है इन स्वीट रूम के अलावा, उनमें डिमांड ज़्यादा है, उनको कस्टमर प्रेफर कर रहा है और इनको प्रेफर नहीं कर रहा. और इसलिए इनको प्रेफर नहीं कर रहा तो अगर हमने कोई लोन शोन लेके ये बनाए हैं तो लाइबिलिटी पे बैक नहीं हो रही. और वैसे भी इन्होंने क्या किया, हमारे होटल के अंदर जगह ली है और वो जगह यूज़ नहीं हो रही. So therefore the CEO, being authorized to do so, decided to offer these suites at a reduced rate of 18,000 per night. चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसकी प्राइसेस हाफ कर देते हैं, 50% डिस्काउंट दे देते हैं. His decision is communicated to the concerned staff for implementation. और उसने concerned staff को कह दिया कि आप क्या करो, सिस्टम के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दो कि प्राइस हाफ कर दो. However, while completing the extra booking resulting from the reduced rate, the day entry staff erroneously entered the cost at rupees 28,000. मीन उसकी प्राइस सिस्टम में 18,000 करने की बजाय 28,000 होगी, उनसे 1 की बजाय 2 प्राइस होगी. erroneously मीन गलती से. which remained unnoticed for 3 days, और 3 दिन तक इस चीज़ का किसी को कंपनी के अंदर पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम के अंदर प्राइस गलत आ रही है. During these 3 days, 118 nights were booked. और इन 3 दिन के दौरान 118 लोगों ने ये रूम बुक किए. The matter was presented to the CEO, who finally decided that promotional stands will be placed at the booking counter showing original reduced price as rupees 18,000 without mentioning an effective date. ठीक है, हमने इसके प्रमोशनल बोर्ड शोर्ड लगाए हुए हैं, स्टैंडिंग वगैरह रखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे 18,000 ही रहने देना है, लेकिन डेट मेंशन ना करो, क्योंकि डेट मेंशन कर दी तो फिर ये जिन्होंने बुक किया ये खप डाल देंगे कि हम भी इसी डेट में ही फॉल कर रहे हैं. फिर तो क्यों, हमने भी इस डेट के बाद ही बुक किया. In order to avoid possible negative reaction from guests who had booked during the first 3 days and were yet to check out, मीन वो कस्टमर जिन्होंने इन 3 दिनों में बुक किया है लेकिन अभी तक होटल के अंदर ही हैं, मीन अभी तक स्टे कर रहे हैं, the error would be corrected with retrospective effect in their bills. retrospective पास है, मीन जब से उन्होंने रूम बुक किया है तब से उनका बिल जो है वो 28,000 नहीं, आपने क्या कर देना है 18,000, और आगे भी जितने दिन वो रह रहे हैं आपने क्या रेट चार्ज करना है 18,000 पर नाइट. क्यों, इससे नेगेटिव पब्लिसिटी आएगी. क्यों, लोग अगर देखेंगे कि 18,000 में आप मिल रहा है और हमें 28,000 में मिला है, तो इससे कस्टमर रिएक्शन कर सकता है. कौन सा कस्टमर, जो भी होटल के अंदर है, क्या ख्याल है. तो इसलिए क्या करो, उनका उन लास्ट 3 डेज में देखो, जिसने भी बुकिंग की है उनका बिल वो अभी तक जो 3 दिन गुजर गए हैं उसमें अगर वो आए हैं तो वो भी 18,000 पर नाइट कर दो, और आगे भी जितने दिन वो अभी रुक रहे हैं जब तक चेकआउट नहीं करते, मीन चले नहीं जाते होटल से, 18,000 पर नाइट ही चार्ज करो. This was applied to 48 out of the total of 118 nights booked during the first 3 days, और ये अप्लाई हुआ कितने, 48 बुकिंग को जो अभी तक स्टे कर रहे थे होटल में. अच्छा जी, सी ऑप्शन भी है. Any guest who had booked and left would not be refunded the excess charges. हाँ, वो जिन्होंने लास्ट 3 डेज में बुक किया था और आके रह के चले भी गए तो 28,000 हमारे पास आ गया, तो उनको रिफंड करने की जरूरत नहीं है.
This was applicable to 70 out of the total of 118 nights booked during the first 3 days, और 70 बुकिंग जो है वो ये थी, और बाकी क्या थी 48 जिनको आप जो है वो डिस्काउंट देने का सोच रहे हो, तो मिला के 118 पूरे हो गए. Any replies by hotel staff to request by customer for clarification on this matter will not mention the issue in any error, in an error. मीन अगर कोई कस्टमर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगे तो आपने ये नहीं कहना कि हमारा ये एरर था. मीन आपने क्या करना है, कस्टमर को ये बताना है कि नहीं वो पिछले 3 दिन 28,000 ही रेट था. हाँ, ये जो करंट है इनको कह देना जी हम आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं. ये नहीं बताना कि हमारा ये एरर था सिस्टम के अंदर, अदरवाइज उससे भी कंपनी की रेप्यूट अफेक्ट होगी. सो टक्कर मॉडल के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि क्या ये डिसीजन ठीक हैं. कौन कौन से ए बी सी डी आपने देखने हैं क्या ये ठीक है. सो डिसीजन ए को देखा जाए तो क्या प्रॉफिटेबल है. मीन हमने अब चारों डिसीजन की बातें करनी है 5वें आईडी के अंदर. पहले प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो डिसीजन ए जो है मेरा नहीं ख्याल उसका कोई प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के साथ कोई लिंक भी बन रहा है. क्यों आपने उसमें किया क्या है, कुछ भी नहीं किया. हाँ, मेनली डिसीजन बी को देखा जाए तो वहाँ पे आप जो अभी चेकआउट नहीं किए उनका रेट अगर उन्होंने 28 पे भी बुक किया था तो आप क्या चार्ज करने जा रहे हो 18,000. तो इसमें ठीक है आपका थोड़ा सा जो है वो रेवेन्यू लूज होगा जो आपने ऑलरेडी जो है वो रिसीव कर लिया है, एक तरह का आप पे बैक करने जा रहे हो, लेकिन शॉर्ट रन के लिए नहीं, ओवर द लॉन्ग रन देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल है. क्यों, आपकी रेप्यूट अच्छी करेगा, ये कस्टमर दोबारा भी आपके होटल को प्रेफर करेंगे. क्यों, आप हाई क्वालिटी दे रहे हो उन रूम्स में, और अगर वो क्वालिटी उनको पसंद आ गई तो नेक्स्ट टाइम अगर हाई रेट भी हुआ तो वो विलिंग होंगे टू स्टे इन योर होटल. क्या कह रहा. ऑप्शन सी को अगर देखा जाए, ऑप्शन सी को देखा जाए कि जो लोग ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं उनको वापस नहीं करना. कि उनको वापस करेंगे भी कैसे. क्या कहला, उनको वापस करने पे शायद कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी. कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेना पड़ेगी, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनकी डिटेल लेना पड़ेगी, कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट हो गया तो उधर बैंक में वापस करना पड़ेंगे, कोई कैश दे के गया है तो आपको फिर शायद डिलीवर करना पड़ेगा, तो उस पर अच्छी खासी कॉस्ट आ जाएगी. तो ऑप्शन सी भी देखा जाए तो क्या है, प्रॉफिटेबल है. ऑप्शन डी का कोई प्रॉफिट के साथ ताल्लुक बनता है नहीं, तो बस बी और सी आप कवर कर लें. उसके बाद लीगल की बात करें, ऑप्शन बी क्या लीगल है. कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच वगैरह तो नहीं आपने की. क्या ख्याल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच तो नहीं आपने की. ऑप्शन बी देखा जाए तो एक कस्टमर ने अगर 28,000 में बुक किया तो आपकी ऑफर क्या थी 28,000 ही ऑनलाइन, उसने एक्सेप्ट कर ली 28,000. क्या ख्याल है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो लीगली था, कस्टमर तो लाइबल था 28,000 ही पे करने के लिए. लेकिन अगर आपने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है तो एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या किया है, ब्रीच किया है. लेकिन फिर भी आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, बल्कि आपको सपोर्ट ही करेंगे. तो यस, आपका एक्शन जो है वो लीगली राइट है. क्या ख्याल है. उसके बाद ऑप्शन सी को देखें, क्या ये लीगल है कि जो ऑलरेडी बुक करके रह के चले गए हैं, चेकआउट कर चुके हैं, उनको हमने पूछना ही नहीं है. तो यस, ये भी लीगल है. आपने ऑफर 28 किया था, उन्होंने आके रहे 28 पे करके चले गए, उन्होंने कोई खपत डाली नहीं, तो ये भी लीगल है. क्या कह रहा. उसके बाद देखें क्या फेयर, ऑप्शन बी फेयर है. ऑप्शन बी फेयर है कि आपने अपना एरर जो है, अपनी गलती मानते हुए क्या किया, कस्टमर को उनका हक वापस दे दिया जो था. क्यों, आप तो डिसीजन ले चुके थे ना 18,000 का. ऑप्शन सी को देखा जाए क्या ये फेयर है. नहीं, अगर आपने वापस करना है 10,000 तो फिर सारे कस्टमर को करना है, रादर दैन जो अभी चेकआउट नहीं किए उनको दे दो और जो चेकआउट कर चुके उनको ना दो. इन सब के लिए फिर आपका सेम डिसीजन होना चाहिए था ना. क्या कहला, तो फेयर नहीं है. ऑप्शन ए और डी की कोई फेयरनेस में बात की जा सकती है. ऑप्शन ए कि आप जो है वो डेट मेंशन ना करो, ऑब्वियसली डेट मेंशन कर दी फिर तो खपत बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, तो वो भी फेयर है. ऑप्शन डी को देखा जाए कि हमने अपना एरर जो है वो नहीं मानना, तो ये शायद फेयर नहीं है. क्यों, जो एरर था आपका तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना. राइट की अगर हम बात करें, ह्यूमैनिटी मोरालिटी को देखा जाए तो यस, आपने गेस्ट को ह्यूमन बीइंग समझा. क्या ख्याल है, और ह्यूमन बीइंग समझते हुए आपने उनका ख्याल किया है. क्यों, आप 18,000 का डिसीजन ले चुके थे और अपना माइंड 18,000 ही रूम का बना चुके थे, तो अगर आप उनको रिफंड कर रहे हो तो यस, आप राइट ह्यूमैनिटी को कंसीडर कर रहे हो. सस्टेनेबल, क्या ये कंपनी का डिसीजन सस्टेनेबल है. यस, सस्टेनेबल है डिसीजन, ये
सस्टेनेबल है। आपका प्राइसेस कम करना भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सस्टेनेबल है। और अभी जो कस्टमर आपके पास चेकआउट नहीं किए उनको आप 18,000 चार्ज कर रहे हो रादर देन 28,000, क्यों? दैट वाज योर एरर। तो उनको भी आप खुश कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बिजनेस को प्रेफर करेंगे इन फ्यूचर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सस्टेनेबल है। हाँ, बाकी कोई इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे नहीं आती, माहौल वगैरह की तो बात यहाँ पे नहीं आती। क्या है तो बातें की जा सकती गोल मोल करके। क्यों? उसने कहा कि आपने फैक्टर्स असेस करने हैं। आपसे डिसीजन नहीं मांगा गया, मीनिंग 5 फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली असेसमेंट करनी है आपने कि हम ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो प्रॉफिटेबल था, लीगल था, फेयर था, सिर्फ वो जो चेकआउट कर चुके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, राइट था, सस्टेनेबल था, टेक्निकली राइट भी था, रॉन्ग नहीं था। सो यहां तक हमारा एथिक्स का एरिया कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में जो हमारे पास अभी तक बुक है उसमें कोई 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, वो फुली जब बुक आ जाएगी तो हम वो कवर करके पूरा समराइज कर देंगे। बाकी एथिक्स वाला चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। 3 कोई क्वेश्चन थे इसके अंदर, वो भी हमने कवर कर लिए, और दोनों मॉडल्स का नॉलेज भी हमने ले लिया, और साथ हमने कोर्स ऑफ एथिक्स भी पढ़ लिया। बाकी कुछ 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, वो हम जब बुक आएगी तो कवर कर लेंगे। अदरवाइज ये चैप्टर हमारा अबाउट 90% हमने कवर कर लिया हुआ है। सो फुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों से रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस जो हैं 11, 12, 13, 14 एज ए असाइनमेंट मुझे कल आप लोगों के साथ चाहिए। आज तो 2 ही करने हैं ना, बाकी 2 तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ऑनलाइन वालों आप भी एज ए असाइनमेंट मुझे ये क्वेश्चन चाहिए।